So today will be our last topic of atomic structure, and that is effective nuclear charge and Slater's rules. This is very important. ठीक है, अच्छे से करना इसे. स्लेटर्स रूल की एप्लीकेशंस भी हैं, एग्जांपल्स भी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी है, आपको ध्यान हो शायद, जिसमें हमने क्या किया था मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में. ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होता था कि जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको न्यूक्लियस का एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस नहीं होता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन. जो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करेंगे, इस न्यूक्लियर चार्ज को, ये मान लो न्यूक्लियस है, ये हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे हमारा क्या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है सेंटर में, और यहाँ पे क्या हमारे इनर इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, इस न्यूक्लियस के न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर देंगे. तो शील्ड होने के कारण जो हमारा क्या है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसको न्यूक्लियस का एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस नहीं होगा. तो जो अब इस इलेक्ट्रॉन ने चार्ज एक्सपीरियंस किया है उसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड इफेक्टिव से. देखो यहाँ पे है, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल्स आर स्क्रीन फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर इलेक्ट्रॉन. एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल डज नॉट एक्सपीरियंस द फुल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस. द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल इन इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट 2s ऑर्बिटल. इन्होंने किसका एग्जाम्पल लिया, हमने कंसीडर किया कि जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन हो किस में है 2s ऑर्बिटल में. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या जाएगी 2s1. तो यहाँ पे 2s1 जो इलेक्ट्रॉन है डज नॉट एक्सपीरियंस द फुल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस बिकॉज देयर इज इंटरवीनिंग शेल 1s2. तो देखो एक न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद क्या आएगा 1s2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या आएगा 2s1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो 2s देखो यहाँ बना देती हूँ मैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये 1s2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद नेक्स्ट क्या जाएगा 2s1. तो इसके लिए जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, इसको जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस होगा वो इस न्यूक्लियस का एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस नहीं होता, वो क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. क्योंकि यहाँ पे जो इनर इलेक्ट्रॉन है ना, ये 1s2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, इस न्यूक्लियस के न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर देते हैं. ठीक है, the effective nuclear charge felt by 2s1 electron will be less than actual nuclear charge. This means various inner orbital electron clouds serve as screen between the nucleus and outermost electron. ठीक है, तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, एज ए शील्ड. वो क्या करेंगे, इस न्यूक्लियस के न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड कर देंगे. ठीक है, तो शील्ड होने के कारण जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसे न्यूक्लियस का एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं होगा, उससे क्या होगा, उससे कम चार्ज एक्सपीरियंस होगा, और वो कौन सा होगा, जेड इफेक्टिव. उसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, therefore outermost electron does not experience that much attraction from the nucleus which it would have experienced if there is no intervening electron. So inner electron shield or screen the outermost electron. This is called shielding effect or screening effect. ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है पता चल गया. और शील्डिंग इफेक्ट किसे बोलते हैं, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एज ए शील्ड काम करती है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर देती है फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज. उसे बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट. ठीक है, अब निकालेंगे हम जेड इफेक्टिव. जेड इफेक्टिव होता है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखो, न्यूक्लियर चार्ज को तो हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑलवेज जेड से, और जेड इफेक्टिव मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो ये क्या होता है, एक्चुअल जो चार्ज होता है ना न्यूक्लियस का उससे कम होता है. और कितना कम होता है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है उन्होंने जितनी स्क्रीनिंग प्रोड्यूस की है. ठीक है, स्क्रीनिंग एस ये स्क्रीन का काम कर रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या आता है एक स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसका होता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स का. तो जो जेड इसका चार्ज है उसमें से एस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसे जो एक्सपीरियंस हो जाएगा वो आ जाएगा जेड इफेक्टिव. तो जेड इफेक्टिव क्या आ जाएगा, जेड माइनस एस. ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट करते हैं, एस क्या होता है स्क्रीनिंग कांस्टेंट. ठीक है, वो क्या होता है मेजर ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ ऑल द अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम. जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो शील्ड कर रहे हैं आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्क्रीनिंग में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से. स्क्रीनिंग कांस्टेंट मींस स्क्रीनिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द अदर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. अगर हमारी स्क्रीनिंग स्मॉल है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, हाई. ठीक है, अगर ये इनकी स्क्रीनिंग कम है, कम स्क्रीन कर पा रहे हैं तो इसको ज्यादा चार्ज एक्सपीरियंस होगा. अगर इनकी स्क्रीनिंग ज्यादा है, ये ज्यादा है, स्क्रीन ज्यादा शील्ड कर दिया इन्होंने, तो इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम एक्सपीरियंस होगा.
ठीक है। अब हमें स्लेटर्स ने एक कुछ रूल्स दिए थे जिन्हें बोलते हैं स्लेटर्स रूल, जो हमें क्या एक्सप्लेन करते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं टू कैलकुलेट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ स्लेटर्स रूल वी कैन फाइंड आउट द शील्डिंग कांस्टेंट एस। ठीक है, तो वो रूल्स क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। ठीक है, पूछते हैं हर बार, ध्यान से करना। तो स्लेटर्स रूल का फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम वो नहीं लिखेंगे जो अफबाव के अकॉर्डिंग आई थी सिस्टमेटिक डायग्राम से। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे लिखेंगे, जो नॉर्मल सीक्वेंस होती है हमारी ऑर्बिटल्स की, कैसे, सिंपली 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4p 4s 4p 4d 4f, फिर 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6g 7s 7p। ठीक है, नॉर्मल आइए देखो, मैंने उसके अकॉर्डिंग नहीं बोला, अफबाव के अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए था, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 3s2 3p6, फिर उसके बाद 3d नहीं होता, फर्स्ट क्या आता है 4s, देन आता है 3d। वो नहीं करना यहाँ पे, ध्यान से नोट कर लो इस पॉइंट को, नॉर्मल सीक्वेंस लिखनी है देखो। ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। ठीक है, फिर 5s 5p 5d 5s 6s 6p, ऐसे चलेगी। उसके बाद हमें क्या बनाने हैं, ग्रुप्स। ग्रुप्स को बनाते वक्त हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। और ग्रुप्स ऐसे बनाने हैं जो s और p होते हैं ना, सेम n के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होना चाहिए, सेम, उनका तो बनेगा एक ग्रुप। ठीक है, और d का अलग ग्रुप होता है और f का अलग ग्रुप होता है, ये भी नोट कर लो। ठीक है, फॉलोइंग ऑर्डर में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। उसके बाद एस एंड पी ऑफ से शेल सेम वैल्यू ऑफ एन होनी चाहिए। ठीक है, रिटर्न टुगेदर, उनका एक ग्रुप होगा, उनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। वाइल डी एंड एफ आर रिटर्न सेपरेटली, डी और एफ क्या होंगे, अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या निकाल रहे हैं, एस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। मान लो ये हमारा ये वाला ही केस है, 2s 1 है। ठीक है, और देखते हैं कोई भी, और आगे एग्जांपल आएगा जिसमें लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें तो जैसे 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी मैं। और कोई केस है, मान लेते हैं हमारा कौन सा केस लूं, अब ये बताओ, छोड़ो उसे, आगे एग्जांपल में आएगा तब बता दूंगी। तो क्या होता है, जो स्क्रीनिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन। एक तो हमारा क्या है, एक तो क्या होगा, एक तो ये होगा कि जो हम निकाल रहे हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन। एक क्या लेके चलेंगे, इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन। और इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन कौन सा होगा, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जिसके लिए हमें क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव। ठीक है, उसके बाद जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, उन्हीं का क्या होगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और ये रूल्स हैं ये भी किसके लिए हैं, उन इनर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और जो आउटर मोस्ट है। ठीक है, आउटर मोस्ट कोई भी हो सकता है, वो दे सकता है, ये नहीं कि हम जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होगा उसे आउटर मोस्ट कंसीडर करेंगे, नहीं, वो बोलेगा, वो इसे भी बोल सकता है यहाँ पे 1s2 है ना, कि 1s का इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट है। अगर मान लेते कोई लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला है, मान लो हमारा एग्जांपल है स्कैंडियम। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन की हो गई, स्कैंडियम के लिए क्या हो जाएगी, एक तो आर्गन तक कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्या चलेगी, आर्गन की 18 तक होती है ना, 3s2 3p6, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा 3d, और नेक्स्ट क्या आएगा 4s। ठीक है, 4s2 होती है और 3d 1 होती है, किसकी होती है, स्कैंडियम। आउटर मोस्ट तो कौन सा लेके चलोगे, 3d, आउटर मोस्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया, नहीं, वो बोलेगा कि 3d इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालो, जेड इफेक्टिव। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा तब, इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन। अगर वो कहे कि 4s इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालो, जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव किसके लिए बोला है, 4s के लिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर 3d के लिए बोलता तो इनर इलेक्ट्रॉन कौन से आते हैं, सिर्फ ये 18 होते हैं इनर इलेक्ट्रॉन। एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने बोला है कि इसके लिए जेड इफेक्टिव निकालो, तो जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो वो खुद है जिसके लिए क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव, वही हमारा क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो खुद थोड़ी स्क्रीनिंग प्रोड्यूस करेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये वाले क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इनके लिए क्या होगा, स्लेटर्स रूल। ठीक है, उसके बाद और क्या, अगर वो बोलता हमें कि 4s को आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मान के और तब क्या निकालो, इसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
तो इसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स कौन से हो जाएंगे, आर्गन के 18, एक ये हो जाएगा और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन है जिसको हमने लिया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो खुद को थोड़ी स्क्रीन करेगा, ठीक है। तो उससे हम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे जो आउटर मोस्ट है, और जो बाकी के बच गए ना सभी इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो 18 ये और एक एस का, उनके ऊपर क्या लगाएंगे हम, स्लैटर्स रूल, जो भी रूल हम पढ़ने वाले हैं, समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर 3D की बात करते तो इनर इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्या बोला था, सिर्फ ये क्या करेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो आउटर वाले स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेंगे अगर 3D की बोलता, ठीक है। मैंने बताया था अगर ये उन्होंने उसने बोला कि 2s इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ क्या क्या बताना हमें, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। इसके लिए जेड इफेक्टिव निकालना है, तो सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, स्क्रीनिंग, ना कि अगर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होता, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती, 2s2 2p1 होती, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसने बोला s के लिए, तो सिर्फ ये स्क्रीनिंग करेंगे, ना कि ये p भी करेगा, ठीक है। तो क्या है सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन इन एनी ग्रुप हायर इन सीक्वेंस देन इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन, जो इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन जिसके लिए इन्होंने क्या बोला है कि जेड इफेक्टिव निकालो, तो उससे हायर ग्रुप वाले जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो डू नॉट स्क्रीन दोज इन लोअर ग्रुप, ठीक है। वो अपने लोअर ग्रुप वालों को स्क्रीन थोड़ी करेंगे, कौन करेगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन को कौन स्क्रीन करेगा, जो इनर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। आउटर मोस्ट का हम कंट्रीब्यूशन 0 कंसीडर करते हैं, कंट्रीब्यूट 0 टू स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सेम ग्रुप में वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 0.35। ग्रुप्स बना दिए, सेम ग्रुप में जो ब्रैकेट के अंदर है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 3s2 3p4 है, 3p4, और उसने बोला कि 3p के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकाल लो, अब क्या निकालना है, जेड इफेक्टिव, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन 3s2 3p4 बोला मैंने, 3s2 3p4, एक इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ देंगे जिसके लिए इसने बोला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो बाकी कितने बच गए, 2 ये बच गए और 3 यहाँ बच गए, तो कितने हो गए, 3 और 2 5। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है सेम ग्रुप में है ना, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसी में और एक ग्रुप ये पूरा है, तो सेम ग्रुप वाले कितने कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, 0.35। अगर मान लो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती 3d4 होती, ये होती 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 होती, ठीक है। तो 3d4 है तो 4 है तो एक इलेक्ट्रॉन तो क्या जाएगा, उसने बोला 3d इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकाल लो, तो 3d है, एक इलेक्ट्रॉन इसने बोल दिया आउटर मोस्ट जो हमारा इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन होगा, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, बाकी कितने बच गए इस ग्रुप में, 3d, ये ग्रुप है इसमें कितने बच गए, 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, 0.35, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन सेम ग्रुप कंट्रीब्यूट 0.35, ये ध्यान रखना। उसके बाद है अगर इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन हमारा किस में है, एस या पी में, इस ग्रुप में एस या पी एस या पी एस या पी एस या पी, अगर इनमें से किसी में है, ठीक है, एस या पी एस या पी एस या पी एस या पी, तो जो सेम ग्रुप के है ना वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, वो तो सभी में ठीक है 0.35। तो जो इनर वाले ना n-1, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ होता 3s2 3p4 माना था ना मैंने, तो सेम ग्रुप के कितने बचे थे, एक तो कंसिडरेशन था 5 थे, 5 कितना कंट्रीब्यूट करे थे 0.35, और जो इनर वाले n-1 ये तो हमारा अब n है, इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन n है, इसके लिए बोला n-1 ये हो जाएगा 2 वाला, 3 है 2 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, ये n लिया हमने np, तो ये क्या हो जाएगा n-1, ये n-2। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमारा s या p में है तो जितने भी n-1 सब शेल के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, n-1 शेल के इलेक्ट्रॉन वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 0.85, समझ में आ रहा है, ठीक है, कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 0.85। तो यहाँ पे देखो 5 इलेक्ट्रॉन तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे थे 0.35, जो अंदर वाले n-1 कितने हैं 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 0.85, और जो डीपर वाले बच गए ना जितने n-2 है या और कोई होता n-3 होता, अगर ये कंसीडर करती तो यहाँ पे n-1 तो ये हो जाता n-2 n-3, तो ये डिपर वाले अगर इसकी बात करती तो इसके लिए n-1 वाले ये तो कितना कंट्रीब्यूट करते 0.85, और ये सभी जितने भी बच गए वो कितना कंट्रीब्यूट करते 1। ये किसके लिए था, जब इलेक्ट्रॉन हमारा किस में है s या p में, ठीक है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन किस में है, d या f में, ठीक है, डी या एफ में, तो सेम ग्रुप के तो मैंने बताया था कितने कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35। तो जो जैसे 3d4 कंसीडर किया था मैंने, तो एक इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन था, 3 इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट कर रहे थे हमारे 0.35, जो बाकी के जितने भी हैं लोअर वाले इनर वाले ये सभी, ठीक है, ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1। देखो फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन डी और एन एफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर ग्रुप्स कंट्रीब्यूट 1।
समझ आ रहा है? एक बार मैं रफली बता देती हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले बनाएंगे sp का ए ग्रुप होगा, d और f का ए ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन इन सेम ग्रुप में हमेशा, चाहे वो किसी में भी हो, सेम ग्रुप इसमें है, इसका है या इसका, कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35। जो बच गए एक तो इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन हो जाएगा, उसको छोड़ के एक्सेप्ट दिस, ठीक है। जो बच गए सेम ग्रुप में, मान लेते D5 है हमारी, तो D5 है तो कितने बच गए, और 4 बच गए ना, एक तो अंडर कंसिडरेशन हो जाएगा और बच गए कितने 4, तो ये 4 कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35। मान लेते S2 है तो सेम ग्रुप है, अगर बोलता है इसके लिए निकालो 4s के लिए, 4s2 थी हमारी, तो एक इलेक्ट्रॉन तो अंडर कंसिडरेशन, तो एक जो बच जाएगा वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा 0.35, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा s या p में था, इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन ये है या फिर ये केस है, अगर ये वाला केस है तो इसमें क्या होता है, सेम ग्रुप के तो मैंने बता दिया, एक चाहे किसी में हो n-, ठीक है, बट अगर इलेक्ट्रॉन किस में है, s या p में, तो n-1 वाले कंट्रीब्यूट करते हैं 0.85 और n-2 एंड लोअर जो सभी बच गए n-1 वाले इतना, उसके बाद कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1। बट अगर इलेक्ट्रॉन हमारा किस में है, तो d में है, या इलेक्ट्रॉन हमारा f में है, तो सेम ग्रुप वाले तो वही कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35। और जो इनर के जितने भी हैं, इनर सारे कौन से, ये तो nd था, तो n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन, ये सभी कितना कंट्रीब्यूट करते हैं 1। सेम ग्रुप में 0.35। फिर इलेक्ट्रॉन s या p में है तो इनर का देखना है हमें, s या p में तो इनर n-1 वाले 0.85 और लोअर वाले 1। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा किस में है, d या f में, तो सेम वाले तो 0.35 और जो बच गए सारे 1 करेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल लिया है, काफी टाइम रिपीट हुआ है, देख लो, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, सभी ऐसे हैं जो कभी ना कभी आए हुए हैं, फिर भी मैं ये वाला केस ले लेती हूँ क्योंकि इसमें 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। इन्होंने जिंक का एग्जाम्पल लिया है, तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जो भी होती है आप सभी को पता है, 4s2 3d10। स्कैंडियम की क्या होती है, 4s2 3d1, और लास्ट में जिंक तक जाते जाते क्या हो जाती है, 4s2 3d10, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाली सीरीज नहीं लिखेंगे, अफबाव वाली 4s2 3d1 3d10 मैंने पहले भी बताया। इसको जब भी हम स्लैटर्स रूल पढ़ेंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालेंगे, हमेशा एक रेगुलर सीरीज लिखेंगे जो ऑर्बिटल्स की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैंने लिख दी ये वाली 1s 2s 2p 3s2 3p6 3d10 4s2। फिर ग्रुप बनाओ, s और p का सेम ग्रुप के लिए, सेम अगर n है, सेम शेल से है तो उसका ए ग्रुप, यहाँ पे p होता ही नहीं 1s में तो इसका ए ग्रुप, 2s 2p सेम n है तो इनका ए ग्रुप, 3s2 3p सेम n है तो इनका ए ग्रुप, 3d का मैंने बताया था अलग होता है, 4s का अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4p के अंदर तो क्या है 0, इनका ए ग्रुप, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब उसने बोला कि जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करो, किसके लिए, 4s इलेक्ट्रॉन के लिए, और सेकंड दिया दो केस बना रखे हैं 3d के लिए। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसने बोला है, अगर इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन कौन सा है 4s तो निकालो जेड इफेक्टिव, अगर इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन कौन सा है 3d तो निकालो जेड इफेक्टिव। तो दोनों केस करेंगे। फर्स्ट केस लेते हैं जो इन्होंने लिख लिया है, कौन सा, 4s के लिए, ठीक है। तो 4s के लिए देखो, अब अगर ये वाला है तो इसके लिए बोला है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है 4s में, एक तो क्या जाएगा अंडर ए, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन, तो उसको छोड़ देंगे। तो सेम ग्रुप में कितने बचे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4s2 था, 1 इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन, कितना बचा बताओ भाई, 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना कंट्रीब्यूट करता था 0.35, ठीक है, प्लस में। फिर उसके बाद n-1, अब n हमारा क्या था 4s, तो n- मैंने बोला था अगर इलेक्ट्रॉन s या p में है तो सेम ग्रुप वाले कंट्रीब्यूट करते थे 0.35, ठीक है। n-1 वाले कितने करते थे 0.85, और n-2 एंड लोअर वो सभी कितना करते थे 1, तो ये वाला लगेगा यहाँ पे, 1 ने कंट्रीब्यूट किया 0.35। फिर उसके बाद ग्रुप मत देखो, n-1 देखो, तो n-1 मीन्स 4-1 3, तो 3 के अंदर जितने भी है 3s2 3p6 3d10 कितने हो गए 18 कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 0.85। फिर जो बाकी के बच गए लोअर वाले n-2 n-3, ये ns है तो ये n-1 आया था, ये n-2 n-3, ये ns वाले कितने कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35, n-1 वाले 0.85, और लोअर वाले कितने बच गए 6 2 8 और 2 10, ये 10 कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1, प्लस में 10 into 1 सोल्व कर लेना। तो यहाँ से कितना आया, s की वैल्यू, ये आती है हमारी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू, तो s की वैल्यू आई सोल्व करने के बाद 25.65,
ठीक है। तो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जिंक के लिए हमें पता है जिंक एटॉमिक नंबर 30 होता है, 30 प्रोटॉन्स है, तो जेड क्या होता है एक्चुअल का 30, हमें निकालना है जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा बताओ अब। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है जेड माइनस एस, तो 30 माइनस 25.65 तो कितना हो गया 4.35। तो ये क्या आ गया, क्या निकाल दिया हमने जेड इफेक्टिव, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वैसे ही नेक्स्ट किसके लिए निकालेंगे 3D के लिए, सेकंड केस है। तो 3D 10 है तो एक इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा अंडर कंसीडरेशन, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। कितने बच गए सेम ग्रुप में, अब 3D का एक ग्रुप था, सेम ग्रुप में कितने बच गए 9, जो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 0.35। और मैंने बताया था अगर इलेक्ट्रॉन हमारा किस में है डी या एफ में है, डी या एफ में किसी में भी है, तो सेम ग्रुप के तो कंट्रीब्यूट करते थे 0.35, और लोअर के जितने भी बच गए n-1 एंड सो ऑन वो कितना कंट्रीब्यूट करते थे 1। तो ये सबसे इजी, अगर डी एफ में नो का कंट्रीब्यूशन 0.35, और जो बच गए ना कितने बच गए ये सभी, चाहे वो n-1 है 2 है 3 है, वो सभी कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1। और ये बताओ किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है आर्गन की, तो कितने इलेक्ट्रॉन नहीं है 18, काउंट कर लो, तो 18 का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 1। तो देखो ये वाला केस है 9 इंटू 0.35 प्लस में 18 इंटू में 1, तो कितना आ गया यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट 21.15। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज होता है 30, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना आ गया 8.85। ठीक है, समझ में आया। तो 3D के लिए जो जेड इफेक्टिव होता है वो कितना होता है 8.85। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3D के ऊपर ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड होगा। ठीक है, टाइटली होल्ड होगा न्यूक्लियस से, तो वो क्या होगा लोअर इन एनर्जी, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा थोड़ा सा मुश्किल। देयरफॉर जब हम कैटायन बनाते थे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहाँ से निकालते थे हायर एन से। देखो मैंने बताया था 3D है और एक 4s है, पहले इलेक्ट्रॉन जाते तो s में, उसके बाद जो स्कैंडियम से जिंक तक था लास्ट इलेक्ट्रॉन गए कहाँ से, कहाँ फिल किए थे हमने 3D में। बट निकालते वक्त, ठीक है, बट निकालते वक्त फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट 3D की फिलिंग है इसमें, बट जब फिलिंग करते हैं फर्स्ट एस में जाते हैं और लास्ट जाते हैं 3D में। तो निकालते वक्त भी कहाँ होना चाहिए, जब कैटायन बनाए तो 3D से रिमूव होना चाहिए, बट मैंने बताया था कहाँ से रिमूव होते हैं हाई एन से। हाई एन से क्यों, क्योंकि 3D के लिए हमने देखा जेड इफेक्टिव क्या जाता है ज्यादा, तो वो न्यूक्लियस से टाइटली हेल्ड होंगे, उसको इजीली रिमूव नहीं कर सकते। बट 4s के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं। देयरफॉर जब हम कैटायन बना रहे थे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए थे हाईएस्ट एन से। समझ में आया। ऐसे ही और एग्जांपल है, एक बार करके देखना आप सभी, एक बार अपने ये जो एग्जांपल्स बचे हुए हैं इन्हें ट्राई करना, उसके बाद अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं फिर से एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगी, ग्रुप में डाल देना जिसमें भी कोई प्रॉब्लम है, पर करने सभी को सारे के सारे हैं, ट्राई करना जो बताया। ठीक है, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ स्लैटर्स रूल, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जो आज ही मैं डाल दूंगी। ओके।